में प्रेजेंट है, दैट द थिंग इज योर मास। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो वेइंग बैलेंस, आपने यहाँ पर इस वेइंग बैलेंस में यहाँ पर जैसे देख सकते हो आपने कुछ यहाँ पर ये सॉलिड मटेरियल यहाँ पर रख रखा है और हम वेइंग बैलेंस यूज करते हैं, और यहाँ पर राइट साइड में हम 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, ये मतलब कि वेट हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मतलब कि उसका मास यूज करते हैं, बार्स यूज करते हैं, और फिर हम जब तक कि ये यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी टिप और इसकी टिप मैच नहीं होती है, तब तक कि हम नहीं बोलते हैं कि मास इक्वल हो गया है। राइट, तो मास एक्चुअली क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इज द सब्सटेंस इज योर मास। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मास एंड वेट, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट? Mass is constant all over the universe while weight differs. Weight is the gravitational pull acting on the body. ओके, फैंटास्टिक। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि Mass मास is the जितना भी amount of होता है, matter in a body. ओके वेरी गुड, Measure of the quantity of matter in a body. फैंटास्टिक। ठीक है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट बट वेट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। वेरी गुड इशरत। ठीक है, इशरत ने सबको चैट बॉक्स पे एक मैसेज करा है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट बट वेट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। जितनी भी जी की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा आपका वेट। ओके, सो मास एंड वेट आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो जो हम चीज एक्चुअली बोलते हैं कि हमारा वेट है 50 kg, ठीक है, तो वो मास नहीं है आपका, वो आपका वेट, वो आपका एक्चुअली जो हम 50 kg कहते हैं कि आपका वेट कितना है, वेट कितना है, तो हम गलत यूनिट उसके पीछे यूज करते हैं। हम वेट पूछते हैं किसी से तो वो बोलता है 50 kg, 60 kg, सो एक्चुअली दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमको पता है वेट जो है वो है एक फोर्स, और फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन, सिंपली। ओके, ठीक है, तो ये जैसे कि हम मास की थोड़ी सी चीज हमने देखी। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है व्हाट डू वी मीन बाय मास, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट और कंटेन्ड इट इन इट। ठीक है, जो भी चीज को आप ले रहे हो उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, मैटर आपका क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको कहते हो आप मास। Mass of a body is a measure of inertia of a body and hence called inertial mass. ठीक है, तो mass actually it is a measure of inertia. हमने एक्चुअली देखा था inertia कितने टाइप्स के होते हैं, कहीं आप भूल तो नहीं गए? How many types of inertia are there? Three. Three types. Three types. And what are they? Inertia of Inertia of direction. Inertia of direction. Inertia of pressure. Inertia of motion. Okay, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मास? ठीक है, मास यहाँ पर क्या कभी मास जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? Scalar. ओके, मास की कभी Scalar. आपने डायरेक्शन देखी है? No, sir. No. No. ठीक है, मास एक्चुअली जो होता है सिर्फ हम उसकी एक मैग्नीट्यूड ही मेजर कर पाते हैं। ओके, स्क्रीन चली गई, आगे होगी। ओके, ठीक है, तो मास इज योर स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट हैव डायरेक्शन। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? kg. kg. ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर ओके सीजीएस यूनिट एक बता रखी है यहाँ पर, G. वेरी गुड, केजी, Gram. किलोग्राम। Gram. अब यहाँ पर जो एसआई यूनिट होती है वो दो होती है। ठीक है, एक तो एसआई यूनिट होती है जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, दूसरी होती है सीजीएस। सीजीएस जो होती है वो सेंटीमीटर होती है, ग्राम होती है और सेकंड होती है। ये मतलब कि इसकी डेफिनेशन में ही आपको पता पड़ जाएगा, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, तो उसकी यूनिट मास की जो है वो है आपकी बच्चों ग्राम। ठीक है, अगर सीजीएस में यूज करते हैं तब। ओके, मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट,
मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हमने ये चीज देख ली थी कि हमारा मास अर्थ की सरफेस पर और मून पर मास हमारा सेम रहेगा, हमारा वेट डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ओके, मास को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? हाउ डू वी मेजर द मास? कॉमन बैलेंस और बीम। ठीक है, हम कॉमन बैलेंस भी यूज कर सकते हैं और आजकल मतलब कि हमारे पास एक ठीक है कॉमन बैलेंस जो होता है जनरली हम वही यूज कर सकते हैं टू मेजर द मास। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। No, sir. It's not visible. ओके, इट्स नॉट ओके, ठीक है मैं एक और बार शेयर करता हूँ। No, sir, it's visible. Visible, sir. Visible, sir. Visible. ओके, सो जय इज सेइंग, ठीक है जय एक बात बोल रहे हैं कि सर मास इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, यस और नो? आर यू एग्री विद जय और नॉट? Yes. 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 ओके, Yes, sir. Yes. चलो ठीक है। आप अब जैसे कि सब कह रहे हैं कि स्प्रिंग बैलेंस जो हम यूज करते हैं बच्चों, ठीक है स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है ठीक है हम जो स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइस होती है और इसमें मतलब कि यहाँ पर एक हुक लगा रहता है सिंपली, ठीक है यहाँ पर एक हुक लगा रहता है और जिस हुक के साइड हम मतलब कि कुछ भी हमारा जिसका भी हमको वेट मेजर करना पड़ता है, ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आप मेजर करना चाहते हो तो मतलब कि हम यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर कुछ मतलब कि यूनिट्स यहाँ पर होती है स्केल, ठीक है 10 20 30। तो स्प्रिंग बैलेंस से जनरली एक्चुअली यू कैलकुलेट योर वेट, ठीक है मास कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है जैसे ही आप इसको आपके हाथों से रिलीज करोगे ये नीचे की तरफ लटक जाएगा, ठीक है क्योंकि इस पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ग्रेविटी फोर्स लग रही है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ जैसे ही वो चले गया, ठीक है यहाँ पर जैसे कि इसका मास हम मान लेते हैं m, ठीक है और नीचे की तरफ लगी इस पर ग्रेविटी, तो यहाँ पर जो वेट है आपका, ठीक है तो स्प्रिंग बैलेंस विल शो यू द रीडिंग्स ऑफ वेट, ठीक है वेट इज अ फोर्स, वेट जो होता है आपका फोर्स होता है और फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों? Newton. 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 ओके न्यूटन होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है टू फाइंड द फोर्स? M into A. Mass into acceleration. ओके मास इनटू एक्सीलरेशन, वही एक्सीलरेशन यहाँ पर वर्टिकल मोशन में हो जाता है g। तो ये वेट जब भी अगर आपको किसी चीज का निकालना हो तो सिंपली आप यूज करते हो mg, ठीक है तो अगर जैसे कि आपका वेट है 50 kg, सॉरी आपका मास है 50 kg, ठीक है अगर आपको निकालना है वेट तो वेट आप क्या करोगे mg कर दोगे सिंपली, तो आप निकाल दोगे वेट जैसे 50 मल्टीप्लाई बाय 10 जब आप कर दोगे तो आपको 500. तो आपको मिल जाएगा 500 न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका वेट की ऐसा यूनिट, फोर्स के बराबर न्यूटन। और जितना ज्यादा आप वेट लगाओगे, ठीक है यहाँ पर मतलब कि एक रीडिंग होती है जो कि हम देख सकते हैं और उस रीडिंग वो जितनी रीडिंग आएगी मतलब कि उतना ज्यादा उसका वेट होगा स्प्रिंग बैलेंस में, ठीक है तो ये कंफ्यूजन रहता है कि स्प्रिंग बैलेंस से हम मास मेजर कर सकते हैं, नहीं स्प्रिंग बैलेंस से वी ओनली मेजर द वेट, ठीक है कॉमन बैलेंस से हम मेजर करते हैं मास। ओके द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, ठीक है किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे कि एक फेदर है आपका, ठीक है किसी बर्ड का फेदर है तो वो कभी भी बच्चों ऐसा नहीं है कि फेदर का कुछ मास नहीं होगा वो जीरो लिख देते हैं हम, नहीं फेदर का कुछ भी मास होगा मतलब 0.00000005 होगा, इतना कम होगा पर लेकिन वो मास होगा बच्चों, कुछ ना कुछ मास होता ही है हर किसी ऑब्जेक्ट का, हम जानते ही हैं। इवन अगर हमारा जो एक पेज होता है, ठीक है आपने कॉपी देख रखी होगी या फिर बुक देखी होगी तो बुक का मास होता है मतलब कि आप मान लो कि 500 ग्राम, ठीक है आपकी जो बुक्स है जनरली वो 250 ग्राम्स की है या फिर 500 ग्राम्स की, लेकिन उसका अगर आप एक पेज भी अगर निकाल लोगे
तो वो भी मतलब कि कुछ 0.5 ग्राम का होगा या फिर 1 ग्राम का आपका एक पेज की भी वैल्यू होती है। तो मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद दे रखा है, इसके बाद आता है सिंपली हमारा वेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्प्रिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हैं स्प्रिंग बैलेंस की। ये यहाँ पर आप एक साइड रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, 0, 20, 40, 60, 80। तो जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है मास पर, तो जितना ज्यादा यहाँ पर मास होगा उतनी ये रीडिंग ज्यादा आएगी सिंपली। ठीक है, जो मास जो वेट एक्चुअली आपका डिपेंड करता है वो मास पर डिपेंड करता है, क्योंकि जी तो आपका कांस्टेंट है 9.8 या फिर 10। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वेट होता जाएगा। तो जैसे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जितना मास आप लोगे तो उतनी रीडिंग बढ़ती जाएगी। 0, 10, 20, 40 यहाँ पर साइड में आपको रीडिंग दे रखी है। ठीक है, जितना मतलब कि वेट होगा उसका वो यहाँ पर रीडिंग उतनी शो कर देगा सिंपली। तो वेट मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। अब जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, उसका जो मास है वो है 60 ग्राम। तो 60 ग्राम का मतलब होता है 60 मल्टीप्लाई बाय 980, और ये मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ डाइन आ रहा है, और फिर मतलब कि हम उसको 10 की पावर 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आपको एक यूनिट कन्वर्जन बता देता हूँ। ठीक है, जनरली हम जो वेट लेते हैं उसको केजी में लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर केजी की जगह अगर ग्राम दे रखा हो, ठीक है, अगर ग्राम दे रखा है तो आप 980 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो डाइन में आ जाएगी। अब जब आपको डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था 10 टू दी पावर 5 से आपको डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन। डू यू रिमेम्बर दिस थिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So, Yes, sir. ओके, यस। ठीक है, तो दिया इज आस्किंग वन क्वेश्चन टू एवरीवन, इज द मास ऑफ एयर। ठीक है, एयर का मास होता है या नहीं होता है एटमॉस्फेयर में? तो मुझे आप सब बताओ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? Yes. It has mass. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आपको आंसर मिल चुका है कि एयर का भी मास होता है। ठीक है, अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, तो एयर जो भी है वो हम पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, उसके मास का, उसके बाद जो मास है वो हम पर एक्सर्ट कर रही है, उसको ही हम कहते हैं एटीएम। ठीक है, वो जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो कि हम फील करते हैं जनरली। ठीक है, तो एयर की वजह से हम पे प्रेशर लगता है। ठीक है, तो मास होता है एयर का। ओके, देन शिवन इज आस्किंग सर, बट इन द वंसल नोट्स मास ऑफ अ बॉडी इज नेवर जीरो। यस, तो इट्स राइट शिवम। ठीक है, मास मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई सा ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसका मास अगर आपको पता हो जीरो हो, तो आप मतलब कि मुझको भी बताना, एंड प्लीज, ठीक है, सारी क्लास को भी बताना। मतलब कुछ ना कुछ तो वेट होगा, सॉरी मास होगा ही होगा। आपकी भले छोटी सी रिंग हो, या फिर आपके ईयरफोन के प्लग्स हो, या फिर एक ढक्कन हो, या फिर एक नीब भी हो। ठीक है, एक नीब भी हो ना जो पेन की, तो मतलब उसका भी कुछ मास होता है बच्चे, जीरो कभी नहीं हो सकता मास। ओके, टेल मी वन थिंग, कैन वेट बी जीरो और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. so, So, yes, so. फैंटास्टिक। यस सर। ठीक है, वेट क्या है? आपकी फोर्स है। तो फोर्स तो मतलब कि आपने देखा था, फोर्स मतलब कि जीरो भी हो सकती है। अगर जैसे कि यहाँ पर इसी एग्जांपल में वेट जो लगता है बॉडी का वो लगता है नीचे की तरफ, और मैं अगर ऊपर इस अपवर्ड डायरेक्शन में अगर सेम फोर्स अप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर दोनों साइड से सेम फोर्स हो जाएगी, ऊपर से फोर्स लग रही है 60 न्यूटन, नीचे से फोर्स लगा दी 60 न्यूटन, तो वो तो हो जाएगी, टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी उसमें? जीरो हो जाएगी। तो मतलब कि वेट भी जीरो हो सकता है आपका सिंपली। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्क्रीन में मैंने बता रखा है आपको पूरा वेट के बारे में। लेट्स जस्ट सी। ठीक है,
ओके, द वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है? तो वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ, इट इज अ फोर्स with which it is attracted towards the center of the earth. ठीक है, तो वेट हम कैसे फाइंड करते हैं? वेट फाइंड करने का एक फॉर्मूला हमको मिल चुका है। ठीक है, वेट होता है फोर्स, और फोर्स को हम फाइंड करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है, तो हम इसको जी यूज कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया है टू कैलकुलेट द वेट, दैट इज W इज इक्वल टू mg। ठीक है, पार्ले जी जैसे बोलते हो वैसे ही वेट आप फाइंड करने के लिए यूज करोगे mg। अब ऐसा यूनिट ऑफ वेट हो जाएगा आपका न्यूटन। ठीक है, वेट ऑफ 1 kg मास, ठीक है, वेट ऑफ 1 kg मास हो जाएगा 9.8। जैसे कि अभी हमने निकाला था वेट ऑफ 50 kg मास, जो हमने निकाला था वो आया था 500 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 kg मास का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9.8। ओके, अब यहाँ पर वेट जो है, ठीक है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सिंस क्योंकि वेट हमारी फोर्स है, और फोर्स दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे भी करती है, वैल्यू पे करती है, और दूसरी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। फिफ्थ पॉइंट, द वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, प्लेस टू प्लेस वेट जो है वो डिफर करता है। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ओके, देन एट पॉइंट, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो। So when a body is taken to the center of earth, ठीक है, अगर एक बॉडी को आप सेंटर ऑफ अर्थ के पास ले जाओ, ठीक है, जैसे ही वो सेंटर ऑफ अर्थ के पास जाएगी, ठीक है, जो तो वहां पर क्या होगा, जो ग्रेविटी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी जो है आपका, वो जीरो हो जाएगा। हेंस द वेट इज जीरो। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ऑन द मून, ठीक है, मून का मास ज्यादा है या अर्थ का मास ज्यादा है? किसका मास ज्यादा है? अर्थ का। अर्थ का मास ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नियरली 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जैसे जी की वैल्यू 10 है, तो मून पर जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10/6। ठीक है, तो g की वैल्यू वहां पर 1/6 हो जाती है, जो कि अर्थ पे 10 है, तो वहां पे हो जाएगी 10/6। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है? अगर g की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो आपको पता होगा कि जो वेट है आपका वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है और g पे भी डिपेंड करता है। अब g की वैल्यू भी कम हो जाएगी तो वेट भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मेरा वेट जो है वो 60 kg है, ठीक है, मतलब कि ये हो गया 600 न्यूटन अर्थ पे। जब मैं मून पे जाऊंगा, ठीक है, व्हेन आई गो टू द मून, ठीक है, वहां जो मेरा वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 6, मतलब कि वहां पर मेरा वेट हो जाएगा 100 न्यूटन। डू यू गेट दिस थिंग? Sir. Sir. Yes. Sir, please explain again. ओके, Yes, sir. Please explain again. ओके, so this is earth, this is moon। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि g की वैल्यू होती है अर्थ सरफेस पर, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर होती है g की वैल्यू नियरली इक्वल टू 10। मून पर जो होती है g की वैल्यू वो हो जाती है 10 डिवाइड बाय 6, ठीक है, 1/6 हो जाती है। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है आपका? अब जब हम वेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अब मैं एग्जांपल जैसे ले लेता हूँ, मेरा वेट है, सॉरी मेरा मास है, मास मेरा है 60 kg। ठीक है, तो अब मैं अर्थ पे जब मेरा वेट निकालता हूँ यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर, तो मेरे वेट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 50 मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि जी की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। अब मैं अगर उड़ के स्पेसशिप में बैठ के जब मून पे चले जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जब मैं चेक करता हूँ मेरा वेट, ठीक है, वेट मेरा यहाँ कितना होगा, तो वो हो जाएगा मास जो कि 50 है मल्टीप्लाई बाय जी। अब जी की वैल्यू जो मून पर होती है वो 10 डिवाइड बाय 6 होती है, सॉरी 50 नहीं है,
ओके हाँ 50 ले लिया, चलो ठीक है। 50 डिवाइड सर बाय, आपने 50 ले लिया है। राइट मैंने सॉरी मैंने 50 ले लिया है, थोड़ा गड़बड़ कर दी है। ये भी हटाता हूँ और ये चीज भी हटाता हूँ। ओके जब मैंने यहाँ पर वेट निकाला था अर्थ की सरफेस पर तो वो हो जाएगा 600 न्यूटन सिंपली। और जब मैं मून पर जा रहा हूँ, ठीक है, मून पर जब मैं जा रहा हूँ तो 60 मल्टीप्लाई बाय मैं अगर जी की वैल्यू जो 10/6 है वो करूंगा तो मतलब कि आपको पता चलेगा कि मेरा वेट जो है मून पर कम आ रहा है और अर्थ की सरफेस पर ज्यादा आ रहा है। देख सकते हो आप, कंपेयर करो वैल्यू, दोनों वैल्यू को कि हाँ सर सही कह रहे हो कि यहाँ पर तो है 100 न्यूटन और अर्थ की सरफेस पर है 600 न्यूटन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों जगह जी की वैल्यू अलग अलग है। आप कुछ पता चला बच्चों? यस सर। ठीक है, तो यस सर। जब भी आपको मतलब कि ये चीज पूछी जाए, ठीक है, तो ये 1/6 का फैक्टर होता है, ठीक है, 1/6 का फैक्टर का डिफरेंस रहता है बिटवीन मून एंड अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दे रखा हो क्वेश्चन में, ठीक है, कि वेट योर वेट ऑन मून इज 50 न्यूटन, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि जब आप अर्थ सरफेस पर आओगे तब आपका वेट कितना होगा, तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 300 न्यूटन। मुझे 300 न्यूटन। बताओ। 300 न्यूटन। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकते हैं कि अगर मेरा वेट अर्थ की सरफेस पर, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर वेट है मेरा, ठीक है, सॉरी वेट की स्पेलिंग गलत होगी, डब्ल्यू यूज कर लेता हूँ। अर्थ की सरफेस पे अगर मेरा वेट है नियरली अप्रोक्स टू 1200 न्यूटन, तो अब मुझे बताओ कि 200 मून पर कितना होगा? 200 न्यूटन। 200 Newton. 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन डिवाइड बाय 6 कर दोगे या मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे सिंपली? ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। डिवाइड बाय Divide by 6. फैंटास्टिक। Divide by 6. ओके, तो यही चीज यहाँ पर लेके रखी थी। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, 1/6 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? तो यहाँ पर जो अर्थ का मास अलग है और मून का मास अलग है, ठीक है, हम जब उसको कंपेयर करते हैं तो 1/6 का कुछ डिफरेंस आता है इस वजह से। ओके, अब दो साइंटिस्ट और आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, कुड यू प्लीज से द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट? Archimedes and Blaise Archimedes, Archimedes and Blaise And Blaise Pascal. Pascal. Blaise Pascal and Archimedes. ओके, तो पहला है आर्किमिडीज, ठीक है, और दूसरा है पास्कल। तो ये दो और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मतलब कि ग्रेविटी पे कुछ और बताया था, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तरीका बताया था। मतलब कि अभी तक हमने जो केपलर का देखा था वो था प्लेनेटरी मोशन पर, ठीक है, न्यूटन का जो देखा था वो अर्थ की सरफेस पर देखा था। अब इन दोनों ने एक्चुअली क्या करा था, ठीक है, पास्कल ने बताया था प्रेशर के बारे में, ठीक है, पास्कल ने बताया था कि अगर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और आर्किमिडीज ने ये बताया था कि कोई भी चीज पानी के अंदर जब रहती है, ठीक है, तो वो पानी के ऊपर तैरती क्यों है, ठीक है, तो पानी के ऊपर जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि टायर का ट्यूब जो होता है वो मतलब कि फ्लोट करता है, ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि प्लास्टिक भी जो होता है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये दो चीजों को मतलब कि इन दोनों साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है उस चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ एक इन साइंटिस्ट ने तो बायोन्सी के बारे में बताया था और इन्होंने तो एक्चुअली पूरे प्रेशर के बारे में बताया था। तो लेट्स जस्ट सी, ठीक है, हम दोनों टॉपिक देख लेते हैं और थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक आप स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है, पहले आपको एक टेबल दिख रहा है और टेबल के ऊपर है एक वुडन बॉक्स, ठीक है, आपका एक वुडन का बॉक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले फिगर में ये जो नेल यूज हुई है, ठीक है, जो ये पिन यूज हुई है, ये पिन का जो मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों वो बहुत ही मोटा है। तो आप यहाँ पर जब फोर्स लगा रहे हो तब ये अंदर नहीं जा रहा था, ठीक है, जब आपने देखा ही होगा कि जब भी फर्नीचर का कोई सा काम होता है तो जो नीडल लेते हैं और नीडल के ऊपर मतलब हैमर के साथ ठोकते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं,
तो ये जो नीडल है, ये जो पिन है हमारी, वो वुडन सरफेस के अंदर चली जाती है और मतलब कि दो स्ट्रक्चर ज्वाइन हो जाती है सिंपली। देखा है आपने ऐसा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, so. ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा, महसूस करा होगा कि ये जो अगर नेल मोटी रहेगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि ये अंदर घुस ही नहीं रही है। और लेकिन अगर यही पिन, जो पिन है वो अगर सेकेंड फिगर में आप देख सकते हो, अगर ये पतली है, ये बहुत, इसका अगर जो एरिया है वो अगर कम हो जाएगा, ठीक है, तो कम हो जाने की वजह से ये अंदर घुस जाती है, ठीक है। अगर दोनों जगह सेम फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, तो सेकंड वाली जगह क्यों मतलब कि ऐसा हो रहा है कि वो अंदर जा रही है और यहाँ अंदर नहीं जा रही है? Because in the second figure, the area, surface area of the nail is very less. ओके, सरफेस एरिया इज लेस। आर यू एग्री विथ विनीत? Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है बच्चों? सर उससे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। फैंटास्टिक। हु इज दिस? किसने बताया ये? सर साक्षी। वेरी गुड साक्षी। ठीक है, तो हमने एक्चुअली एक चीज पढ़ी थी, दैट इज योर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया हमने ये देखा था कि जितना ज्यादा मतलब कि एरिया हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर फोर्स की वैल्यू सेम है, जैसे कि आपने देखा था कि दोनों जगह फोर्स की वैल्यू जो थी वो हम सेम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, हम हमारे अंगूठे से जितना फोर्स लग रहा था, दोनों जगह फोर्स की वैल्यू सेम थी। लेकिन यहाँ पर जब हमने सेकेंड केस में उस पिन को जब शार्प कर लिया, ठीक है, तब उससे क्या है, प्रेशर में डिफरेंस आया। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं, जैसे कि एरिया जब बड़ा होता है, ठीक है, एरिया पहले वाले केस में बड़ा था, तो प्रेशर की वैल्यू जो थी वो बहुत कम हो गई थी। ठीक है, प्रेशर एक्चुअली क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। और वही दूसरे केस में जब हमने एरिया कम कर दिया, ठीक है, एरिया कम कर दिया, तो प्रेशर क्या होगा? The pressure will increase Increase. Increase. ठीक है, ये प्रेशर because it's inversely proportional. सो वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है, अगर फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट इन बोथ केस, अगर दो केसेस में फोर्स कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं प्रेशर जो है हमारा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, To area. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एरिया। सिंपली इफ one thing will increase, the other will decrease. If the other is increasing, then the first will decrease. Simply एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी बढ़ रही है तो पहली कम हो जाएगी। यही सिंपल सा फंडा है। ओके, अब यही प्रेशर को एक और टर्म से आप कहते हैं, दैट इज योर थ्रस्ट। ठीक है, कभी कभी आपने नाम सुना होगा, प्रेशर की जगह आ जाता है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट, जैसे थ्रस्ट इज सिंपली योर प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर तो आपने पढ़ ही रखा है, ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो आप थ्रस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो सिंपली अगर आप यूज कर सकते हो योर फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है व्हेन अ ब्लंट पिन, ठीक है, ये ऊपर वाली जो है ये ब्लंट पिन है, is applied force, when a force is applied to the blunt pin, it does not go into the wood, rather as whereas a sharp pin goes into the wood with the same amount of force। दोनों जगह सेम अमाउंट ऑफ फोर्स कर रहे थे, एरिया कम करा तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये अंदर की तरफ मूव हो जाती है। थर्स इससे इफेक्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच इट्स एक्ट। सिंपली ओके, अब यहाँ पर जैसे कि चीजें वही आ गई जो मैंने आपको बताई। पहली चीज जो है वेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, जो आपकी वेट है वो भी क्या है, इट्स अ फोर्स एंड इट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमेशा जब भी आपको वेट निकालना पड़ेगा ना, तो वो वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मतलब कि लगता है। ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जब, और हमने क्या कहा, ठीक है, ये थोड़ा सा हटाता हूँ मैं। हमने कहा जब भी वेट आप निकालते हो, ठीक है, हमने वेट को कहा था फोर्स,
और फोर्स को हमने कहा था इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है इसके पास डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन कहाँ होगी, तो जैसे कि अगर हम मान लें कि ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, अगर इसका मास हो जाएगा m, अगर इसका मास कुछ भी है, अगर हमने मान लिया इसका m मास है, ओके, तो मतलब कि जो आप वेट निकालोगे, ठीक है, वेट जो भी आप निकालोगे और उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होगी। नीचे की तरफ क्यों होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जो है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो आपकी g की वैल्यू है वो g जो आपका लगता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर वेट हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ही लगता है सिंपली। और वेट आप कैलकुलेट कैसे करोगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला mg। डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ, फॉर्मूला हो जाएगा mg। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, ऑब्जर्व द टू पोजीशंस ऑफ अ ब्रिक ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, ये एक ब्रिक है, एक ब्रिक एक्चुअली लाई कर रही है और एक ब्रिक को आपने ऐसा स्टैंड कर रखा है, खड़ा कर रखा है हॉरिजॉन्टली। एक ब्रिक हॉरिजॉन्टल है और एक ब्रिक वर्टिकल है। ओके, अब इन ब्रिक्स के ऊपर दोनों जगह सेम फोर्स लग रही है। बोथ द ब्रिक exert same amount of force on the ground, ठीक है, ये दोनों ब्रिक्स को आपने ग्राउंड सरफेस पर रख रखा है, ठीक है, तो और दोनों का मास जो है वो सेम है, तो दोनों एक्चुअली सेम फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो अब मुझे ये बात बताओ कि प्रेशर जो है इन दोनों में से कौन सी ब्रिक ज्यादा लगाएगी, जो पहली वाली है वो है ए और जो राइट हैंड साइड पे है वो है बी। A. B1. A. A. B. A. B1 will exert more pressure. B. Yes, sir. Exert more B. B will exert. ओके, वन मोर थिंग, ठीक है, ए जो ब्रिक है वो है ये वाली है, ठीक है, आपको कर्सर दिख रहा होगा, एरो दिख रहा होगा, ये है ए ब्रिक, और ये जो खड़ी हुई है, ठीक है, जो कि वर्टिकल पोजीशन में है, ये आपकी बी है, ठीक है। अब प्रेशर किसमें ज्यादा लग रहा होगा, मुझे ये बताओ, वापस से सोचे बताओ आप ध्यान So B, Yes, sir. standing brake. ठीक है, ओके, फैंटास्टिक, ठीक है। तो हमने एक्चुअली देखा था प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है नीचे, मतलब कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ओके, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। अब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और मैंने एक्चुअली आपको पूछा क्या है कि कौन सी ब्रिक होगी जिस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेशर ज्यादा उसका होगा जिसका एरिया कम होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जब ब्रिक जो बी ब्रिक है आपकी, उसका एरिया कम होगा बच्चों जब ये खड़ी है, जब ये सो रही है तब तो इसका एरिया ज्यादा होगा सिंपली। सो योर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, ठीक है, फोर्स और दूसरा हो जाएगा एरिया। जब अगर दोनों जगह सेम फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, तब हम एरिया पे ही वो डिपेंड करेंगे, ठीक है, फोर्स पर भी वो डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। ठीक है, इसका भी हमने एक एग्जांपल दे देता हूँ कैसे, तो ठीक है, ये थोड़ा सा हटाते हैं हम, ओके। अब एक है आपकी बॉल, ठीक है, ये इतनी सी बॉल है, और एक है आपका यहाँ पर इतना बड़ा वुडन का ब्लॉक, ओके। अब मुझे बताओ कि दोनों में से इन दोनों को आपने ग्राउंड सरफेस पर रख रखा है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है और इसको मतलब कि आप ऐसा रख दिया है, ठीक है, ये बॉल भी नीचे मतलब कि मैं बना देता हूँ, ओके, ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब मैं एक्चुअली एक चीज बता देता हूँ कि बॉल का मास जो है वो है 2 kg और ये जो ब्लॉक है उसका मास है 5 kg, ओके। अब मुझे बताओ कि प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, Ball. बॉल पे। Ball पे. ball. ओके, बॉल पे क्यों होगा, सर क्वेश्चन क्या है? Because of its surface area. ओके, ठीक है, तो ये एक्चुअली आपने पहला वाला केस ही देख लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली आपको एक और चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, जो प्रेशर है बच्चों वो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स और डिपेंड ऑन एरिया।
अब यहाँ पर ये जो बॉल जो फोर्स लगा रही है, ठीक है, वो नीचे की तरफ लगाएगी, तो हम इस पे जब फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वेट जो कि लग रहा है, तो फोर्स हो जाएगा आपका m मल्टीप्लाई बाय g। तो ये वैल्यू आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन फोर्स आ रही है फर्स्ट केस में। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो Box will exert more pressure. फैंटास्टिक, ठीक है। Box will तो यहाँ पर जब हम mg करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन, 50 न्यूटन 50 न्यूटन, सॉरी 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगी वो हो जाएगी 50 न्यूटन सिंपली। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर फोर्स जिसकी ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ Yes, पर sir. एक्चुअली दोनों चीजों का आपको कंसीडर करना पड़ता है। जो हमने अभी तक दोनों ब्रिक वाला देखा था, ठीक है, ब्रिक जो आपने ली थी, ठीक है, मैं ब्रिक एक्चुअली ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमने ब्रिक ली थी, एक ब्रिक मतलब कि ऐसी पड़ी हुई थी, और एक ब्रिक जो थी वो ऐसी पड़ी हुई थी लंबी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था, दोनों के केस में फोर्स सेम था, क्योंकि ब्रिक का मास सेम था बच्चों यहाँ पर, इसलिए वो फोर्स सेम आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो सिर्फ एरिया पर डिपेंड कर रहा था। क्लियर दोनों केस? यस सर इस क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिपेंड करता है। ओके, इस क्वेश्चन में एक्चुअली एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर की बात करें तो दोनों पे सेम होगा, क्योंकि एयर